नमस्कार, आप देख रहे हैं एयरमी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। देश में लव जिहाद का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है। भारतीय जनता पार्टी जहां इस पर कानून बनाने के पक्ष में दिख रही है, वहीं कांग्रेस इसका विरोध करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस नेता हर रोज लव जिहाद को लेकर बीजेपी पर हमलावर हैं। इसी क्रम में अब कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हमला बोला है। भूपेश बघेल ने कहा है कि बीजेपी नेताओं ने दूसरे धर्म में शादी की, क्या ये भी लव जिहाद है? छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा, मैं भाजपा के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि जो भाजपा के नेताओं के परिवार के लोगों ने अन्य धर्म के लोगों से विवाह किया है, वो लव जिहाद के दायरे में आता है या नहीं? भूपेश बघेल ने सबसे पहले ये बयान दिया, लेकिन इससे पहले भी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि लव जिहाद बीजेपी का देश को बांटने के लिए बनाया गया शब्द है। गहलोत ने कहा, शादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है और इसे रोकने के लिए एक कानून लाना पूरी तरह से असंवैधानिक है। लव जिहाद को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने कानून बनाने का दावा किया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार भी इसको लेकर कानून पर विचार कर रही है। इसके अलावा कई राज्य हैं जो विचार कर रहे हैं कि लव जिहाद पर कानून लाया जाए। इधर लव जिहाद को लेकर बिहार में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कानून बनाने की मांग कर दी है। उन्होंने दावा किया है कि यह विषय देश के राज्यों में परेशानी का सबब बन गया है। लव जिहाद वाली समस्या को जड़ से समाप्त करना होगा और अगर बिहार में लव जिहाद को रोकने के लिए कानून लाया जाए तो अच्छा होगा। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ सहयोगी पवन ठाकुर जुड़ चुके हैं। पवन, जिस तरीके से विवाद हो रहा है लव जिहाद को लेकर और खुद सीएम ने बयान दिया है कि बीजेपी नेताओं ने भी तो अन्य धर्मों में शादी की है, तो क्या ये भी लव जिहाद है? क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, आप बताएं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लव जिहाद कानून जो मध्य प्रदेश और यूपी में बना, उसको लेके भी भाजपा नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जो लव जिहाद में जो शादी किए हैं, तो क्या ये जो लव जिहाद का जो कानून बन रहा है, क्या इन नेताओं पे भी ये कानून लागू होंगे क्या? लेकिन लगातार इसमें बीजेपी भी अब आक्रामक रूप में नजर आ गई है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री बयान आया है, उन्होंने जो भाजपा के वरिष्ठ नेताओं पर निशाना साधा है, तो उसमें भाजपा नेताओं में भी अब एक आक्रोश देखने को मिल रहा है पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल आक्रोश तो देखने को मिल रहा है पवन, लेकिन बहुत सारे मामले भी हैं जो ऐसे सामने आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से विरोध हो रहा है, कांग्रेस विरोध कर रही है, उस पर बहुत बड़े सवाल उठते हैं। छत्तीसगढ़ में भी कई सारे मामले सामने आए हैं, क्या इसके विरोध करना कितना लाजमी है कांग्रेस के लिए? जी, लगातार तो छत्तीसगढ़ में भी ये देखने को मिला है कि लगातार जो लव जिहाद के मामले सामने आए हैं, इसमें भी कानूनी कार्रवाई हुई है, लेकिन इस पे जो असद राजस्थान के मुख्यमंत्री का जो बयान आया था, तो उसको लेके इस पूरे मामले को फूल पकड़ता नजर आया, क्योंकि लव जिहाद को लेके राजस्थान में भी चर्चाएं जोरों से रही। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पे निशाना साधा था। बिल्कुल बिल्कुल पवन, लगातार निशाना तो साध रहे हैं, लेकिन आखिर क्या, कब तक जिस तरीके से जो भी कानून बनाने की बात हो रही है, क्या वो हो पाएगा, कितना सही साबित होगा? पवन, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ में हमारे साथ में अभी बीजेपी से नेता अवधेश उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनवी न्यूज पर। धन्यवाद जी। छत्तीसगढ़ के सीएम ने ये बयान दिया है कि भाजपा के भी ऐसे कई नेता हैं जो कि जिन्होंने अन्य धर्मों में शादी की है, तो क्या इस पर भी लव जिहाद लागू होगा? सर, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, ये जो इन्होंने सीएम ने जो ये बयान दिया है, ये तो ऐसे बयान देते रहते हैं। एक सीएम ने इनके ये भी कहा था राजस्थान में जब एक लड़की के साथ रेप होता है कि लड़की तो अपनी मर्जी से गई थी। आपको याद होगा शायद पिछली बार जो हाथरस में केस हुआ था, तभी राजस्थान में भी हुआ था। तो ये तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। और मैं बताना चाहूंगा आपको, लव जिहाद पे कानून आना बहुत जरूरी है, क्योंकि लव जिहाद की आड़ में लव जिहाद पर कानून लाना क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है, देखिए पिछले 2 महीने में इतनी घटनाएं हुई। एक तो आपने बल्लभगढ़ में देखी, ठीक है, निकिता के साथ हुआ। उसमें क्या होता है, लव जिहाद में भाई धर्म परिवर्तन करेंगे। लड़का हो, अगर हिंदू लड़का है वो मुस्लिम लड़की से प्यार करता है तो वो मरता है, हिंदू लड़की है वो मुस्लिम से प्यार करे तो मरती है, मतलब मरना हिंदू ही है। आपने देखा होगा मेरठ में एक प्रिया नाम की माँ थी, उसकी बेटी थी कशिश।
उसको एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू नाम से फंसाया था। ठीक है, जब उस लड़की को पता चला, प्रिया को पता चला, माँ को, कि ये लड़का मुस्लिम है, और उस लड़के को भी पता लग गया कि इसको पता लग गया कि मैं मुस्लिम हूँ, तब उस लड़के ने अपने घर में बुलाकर दोनों माँ बेटी को काट कर दबा दिया। ऐसे ही एक बदायूं में नेहा के साथ हुआ था पिछले 3 महीने 2-1 महीने में 4-5 घटनाएं ऐसी हैं जो मीडिया में सामने आई हैं, और कुछ घटनाएं तो सामने नहीं आई होंगी। तो आखिर हिंदू बहन बेटियां कब तक इसका शिकार होती रहेंगी? मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस वालों को परेशानी क्या होती है? जो भी योजना देश के हित के लिए होती है उसी से इन्हें परेशानी होती है, ऐसा क्यों? और सर ये भी बात है कि कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी निर्मित शब्द है। मैं बता रहा हूँ, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो देशद्रोहियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है, महबूबा और फारूक अब्दुल्ला के साथ मिलकर पाकिस्तान चीन द्वारा देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं। ये आपने देखा होगा। अच्छा, एक बात बताऊं मैं आपको, अभी पीछे एक पाकिस्तान के मंत्री ने बोला था कि पुलवामा अटैक हमने कराया था, आपने भी दिखाया था वो अपने न्यूज पर। लेकिन जब पुलवामा अटैक हुआ था तो यही कांग्रेस के लोग जो कह रहे थे कि 56 इंच का सीना नापने में लगे पड़े थे, सेना पे हमारे वो शक कर रहे थे, ये वही लोग हैं जो भारतीय सेना को कहते हैं गुंडा और पत्थरबाजों को कहते हैं भटका हुआ नौजवान। इनका चरित्र जो है देश की जनता जान चुकी है, और इसीलिए आपने देखा होगा बिहार का जो जनादेश आया है जनता का, वो इसीलिए आया है, और बहुत सी जगह तो इनकी जमानत जब्त हो गई है। तो करें क्या? खिसियानी बिल्ली खम्मा खसोटने वाला काम है अब, तो ये उल्टे सीधे बयान देते हैं। बिल्कुल बयान तो है सर, लेकिन बीजेपी को भी इसका साफ तौर पर बयान देना चाहिए या फिर बहुत ही जल्द कानून लाना चाहिए। लेकिन अभी भी चर्चा ही चल रही है, क्या सच में कानून लाया जाएगा या फिर कांग्रेस के बयानों के बीच में वो दबकर रह जाएगा? बिल्कुल नहीं दबेगा। भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प लेती है उसको पूरा करती है। आपने देखा होगा जब से भारतीय जनता पार्टी आई है जो पेंडिंग कार्य, लेकिन ऐसे बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो पहले से हैं, और कांग्रेस यही कह रही है कि उन कानूनों का पालन नहीं हो रहा है, तो फिर नया कानून कैसे बीजेपी ला रही है? देखिए, कानूनों का सब पालन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, बिना किसी जाति धर्म के आधार पर। कोई जाति धर्म के आधार पर हम राजनीति नहीं करते हैं। जो योजनाएं बनती हैं सभी धर्मों को, सभी लोगों को मिलती हैं। ये तो कांग्रेस का रवैया रहा है शुरू से, जात पात की राजनीति करना, ऊंच नीच की राजनीति करना, लोगों को भड़काना, झूठा भड़काना। आपने देखा होगा किसान बिल आया, ठीक है, उसमें कितना भड़काया इन्होंने लोगों को, लेकिन नहीं भड़के लोग। अब लोग जान चुके हैं कौन हमारा विकास चाहता है और कौन हमें भड़काकर हमारे ऊपर राजनीति करना चाहता है। बिल्कुल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए। इसी के साथ में अगली खबर की बात करते हैं। केंद्र के विवादास्पद कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए पंजाब के किसानों ने राज्य भर में रेल सुविधाओं को रोक रखा था, लेकिन सोमवार रात से ट्रेन की सेवाएं फिर से शुरू होने जा रही हैं। ये घोषणा किसानों की यूनियनों और मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के बीच में एक बैठक के बाद की गई है। किसान यूनियनों का कहना है कि वह 15 दिन की अवधि के लिए नाकेबंदी को हटाएंगी, लेकिन यह भी चेतावनी दी है कि यदि इस मुद्दे पर बातचीत करने और उनके मुद्दों को हल करने में सरकार विफल रही तो इसे फिर से लगाया जाएगा। अमरिंदर सिंह ने घोषणा किए जाने की तुरंत बाद ट्वीट करते हुए कहा, उन्होंने ये लिखा कि किसानों के फैसले का स्वागत किया है और केंद्र से राज्य में रेल सेवाओं को फिर से शुरू करने का आग्रह किया है। वहीं पंजाब की सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने ये जानकारी दी है कि किसान यूनियनों ने कल से 15 दिनों के लिए सभी ट्रेनों को फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है। किसानों ने बातचीत के शर्त पर यह फैसला लिया है। यदि 15 दिनों में बातचीत नहीं होती तो आंदोलन फिर से शुरू होगा। आपको बता दें कि पंजाब में किसानों का लगातार कृषि कानूनों को लेकर विरोध जारी है और इसी के साथ में सरकारें भी उनको समझाने की कोशिश कर रही हैं। केंद्र सरकार ने भी किसानों को काफी ज्यादा समझाने की कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई। और इसी के साथ में अब जब बैठक हुई कैप्टन अमरिंदर के साथ में, उसके बाद किसान मान गए हैं, बातचीत से मुद्दे को हल निकालने को लेकर किसान मान गए हैं। और इसी के साथ में ये भी चेतावनी दी है कि अगर 15 दिन के भीतर जिस तरीके से सरकार ने जो वादा किया है कि उनसे बातचीत की जाएगी, उनके मुद्दे को हल किया जाएगा, अगर 15 दिन के भीतर मुद्दे को हल नहीं किया जाता तो एक बार फिर से आंदोलन शुरू होगा। और इसी के साथ में किसान मान गए हैं, जहां पर भी उन्होंने आंदोलन खोल रखा था वहां से उन्होंने हटने की बात कही है, यानी कि अब सोमवार से ट्रेनें संचालित होंगी पंजाब में भी। आपको बता दें कि पंजाब सरकार से बातचीत के बाद में किसान यूनियन आंदोलन को खत्म करने के लिए हट चुकी हैं, लेकिन ये आंदोलन अनिश्चित काल के लिए वो उन्होंने हटाया है। और इसी के साथ में ये भी चेतावनी दी है कि अगर 15 दिन के अंदर सरकार ने इस मुद्दे को हल नहीं किया तो फिर दोबारा से आंदोलन शुरू होगा। आपको बता दें कि पिछले करीब
2 महीने से किसान लगातार सड़कों पर हैं। इसके अलावा ट्रेनें रोक रखी हैं, जिससे पंजाब में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। ट्रेनें पूरी तरीके से ठप हैं, ट्रेनों का संचालन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आम आदमी भी परेशान है। अब सरकार ने बातचीत से हल करने का ये फैसला लिया है और आश्वासन दिया है कि बातचीत से किसानों के मुद्दे को हल किया जाएगा। लेकिन इससे पहले केंद्र सरकार भी यही बात कर चुकी है, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। केंद्र सरकार से भी किसानों के साथ में मीटिंग हो चुकी है, लेकिन उसका नतीजा कोई भी निकलता हुआ नहीं दिखाई दिया। अब पंजाब सरकार ने भी यही बात कही है कि मीटिंग होंगी और उससे ही हल निकालेंगे। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि क्या बातचीत से ये मुद्दा हल हो सकता है? किसान ट्रेनों की पटरियों से हटने के लिए मान तो गए हैं, लेकिन इसी के साथ में उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि अगर 15 दिन के अंदर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो फिर दोबारा से आंदोलन शुरू किया जाएगा। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ में पवन शर्मा, कांग्रेस के नेता, जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। धन्यवाद जी। लगातार किसान विरोध कर रहे हैं और अब जब पंजाब सरकार से बातचीत हुई है उसके बाद में वो मान गए हैं, लेकिन ये अनिश्चित काल के लिए है। सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर देखा जाए तो आज की जो केंद्र की सरकार है ये किसानों के साथ में दुर्भावना से काम कर रही है, और वो भी उन किसानों के साथ में जो कांग्रेस शासित राज्य से आते हैं। और उसी का एक उदाहरण आप खुद देख लीजिए, पिछले 1.5-2 महीने से वहां पे यूरिया की उपलब्धता नहीं है, क्योंकि उन्होंने गुड्स ट्रेन को आवाजाही बंद कर दी। लेकिन सर, वो आवाजाही तो इसलिए बंद की थी, सरकार ने आवाजाही इसलिए बंद की थी क्योंकि किसान ट्रैक पर बैठे थे। नहीं, उन्होंने इस बारे में बोला भी था कि उनका जो जिन मुद्दों पे वो बात करना चाह रहे, तो सरकार का एक कर्तव्य बनता है कि वो सरकार उनके बारे में, उनकी मांगों के बारे में हम बात तो करे। आज कोई भी आदमी एजिटेशन तब करता है जब उसकी कोई बात सुनी नहीं जाती है। तो सुनाने के लिए वो अगर कहीं बैठे थे तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनकी बात सुने। और उसी को जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अपने लोगों को लेकर, अपने मंत्रिमंडल को लेकर यहाँ पे गांधी जी की समाधि पे बैठे हैं। फिर भी ये सरकार सुनने को तैयार नहीं थी। तो अब क्या करें, जब कोई सुनने को ही तैयार नहीं तो कोई चारा ही नहीं बचता इसी बात। लेकिन सर, उसका असर काफी ज्यादा पड़ रहा है। पंजाब में काफी ज्यादा परेशानी हुई थी और इसी के साथ में केंद्र सरकार ने यही कहा था। केंद्र सरकार ने कहा था कि अगर पंजाब सरकार ये गारंटी ले ले कि किसान वहां से हट जाएंगे तो फिर वो ट्रेनों का संचालन शुरू कर देंगे। देखिए, सरकार ने एलपी को बोला था कि आप जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनके बारे में किसानों ने कहीं कोई आपत्ति नहीं जताई थी। और उन्होंने साफ, जब ये दुर्भावना के साथ में सरकार ने क्या किया कि उनकी जो खेप थी, जो यूरिया की खेप थी, उन्होंने रोक दी जानबूझ के, और जिससे कि वहां के किसान परेशान हो और अपना जो आंदोलन है उनको वो भी स्थगित करना पड़े। मतलब दमनकारी नीति के तहत ये सरकार काम कर रही है। लेकिन सर, बहुत सारे किसान संगठनों का ये कहना है कि कांग्रेस भी किसानों के मुद्दे पर राजनीति कर रही है, क्योंकि पंजाब में 2022 में चुनाव आने वाले हैं। देखिए, राजनीति अलग चीज है, और जो चीजें, जो बेसिक चीजें हैं, जो किसानों की चीजें हैं, जो किसानों के हक की बात है, वो सरकार को सुननी चाहिए। और उसके लिए हर राजनीतिक दल को किसान के साथ में खड़ा होना चाहिए, और ये काम कांग्रेस कर रही है। लेकिन सर, बात तो ये भी थी, कांग्रेस ने पंजाब में भी कृषि कानूनों के खिलाफ बिल लाने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया और कोशिश उन्होंने बीच में ही खत्म कर दी। कोशिश बीच में ही खत्म कर दी। नहीं, जो बिल लाया है वो तो उन्होंने टेबल कर दिया। वो बिल लेके भी आए हैं जिन बातों के। हाँ, लेकिन वो पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया सर, पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया। नहीं, लागू तो हो जाएगा, लेकिन उसमें भी किसानों को आपत्ति है, तो उन आपत्ति को दरकिनार करके ही फिर दोबारा से वो बिल को टेबल किया जाएगा। लेकिन ये भी है, बहुत सारे सवाल हैं। साफ तौर पर यही है कि संगठनों का ये कहना है, सर मेरा ये कहना था, किसान संगठन ये कह रहे हैं कि इस पर राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस। देखिए, अब कौन से किसान संगठन कर रहे हैं ये तो भगवान जाने या भाजपा वाले जाने, लेकिन
कांग्रेस इस मामले में किसी बिना राजनीति के किसानों के साथ में खड़ी है, खड़ी रहेगी। लेकिन बहुत सारे परेशानियां हैं सर, अन्य राज्य भी ऐसे हैं जहां पर किसानों को परेशानी हो रही है और इसी के साथ में खुद बिल्कुल अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की, वहां के खुद किसान हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है, किसान ये कह रहे हैं वो नहीं चाहते हैं कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। देखिए, जहां बहुतायत में जो कहीं पे भी हो, किसान जहां पे भी हैं उनकी बातों को सुन के जो उनके फेवर की बात हो, उन सरकारों को उनकी फेवर की बात ही करनी चाहिए, वो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। ठीक है। और राज्य सरकार भी जो कानून लेके, केंद्र सरकार भी जो कानून लेके आई है उसमें एक दो आपत्तियां हैं जो सरकार को सुननी चाहिए और उनको दूर करना चाहिए। ठीक है सर, शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए। और वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANP न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 46,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद कोविड-19 संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 90 लाख को पार कर गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 564 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद मरने वालों का आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस से संक्रमित 4,39,747 मरीजों का उपचार चल रहा है, जबकि सफल इलाज के बाद 84,78,124 लोग अब तक संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 49,715 लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं, लेकिन लोग इस महामारी में भी लापरवाह नजर आ रहे हैं, बिना मास्क के बाहर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी पुनीत मोहन लखनऊ से जुड़ चुके हैं। पुनीत, जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, यूपी की बात की जाए तो वहां पर भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। देखिए पूजा, जिस तरीके से अनलॉक 4 के साथ लोगों ने लापरवाही शुरू करी, कहीं ना कहीं अब कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बीते 24 घंटे की हम बात करें तो यूपी में 2326 नए केस मिले हैं, जिसमें 343 केस राजधानी लखनऊ में अकेले हैं। कहीं ना कहीं लोगों का मास्क न लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो न करना और धीरे धीरे हाथ धोने की आदत से छुटकारा पा लेना, ये महंगा पड़ रहा है। और जैसी चेतावनी थी कि मौसम बदलने के साथ साथ, क्योंकि लोगों को सर्दी जुकाम की शिकायत होती है और कोरोना के यही लक्षण है, जरा सा ध्यान न देना कोरोना में परिवर्तित हो जाता है और लोगों की लापरवाही बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब प्रशासन सख्त हुआ है। अब अगर यूपी में मास्क नहीं लगाएंगे तो बड़ी कार्रवाई होगी। आगरा में आज जिस तरीके से डीएम ने फैसला लिया है कि जो मास्क नहीं लगाए हैं उनको कम से कम 10 घंटे की जेल तक की प्रावधान है और कहीं ना कहीं जुर्माने की राशि बढ़ाने पर भी यूपी सरकार दिल्ली सरकार की तरह विचार कर रही है। लेकिन लोगों को एक बात समझनी होगी कि सब सरकार पर छोड़ना ठीक नहीं होगा। लोगों को अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन करना चाहिए। जी, लेकिन पुनीत, बात तो ये भी है कि लोगों का ये कहना है कि उन्हें अपनी आवश्यक की जितनी भी चीजें हैं उनके लिए तो बाहर जाना ही पड़ेगा, और इसी के साथ में सोशल डिस्टेंसिंग तो कैसे मेंटेन होगी, क्योंकि दुकानें तो सरकार ने ही खोली हैं।
देखिए, सीधे तौर पर लोगों को इस बात को समझना होगा कि अगर मार्केट बंद होती है या स्कूल या अन्य कोई चाहे वो कल कारखाने हो या कुछ भी हो, अगर वो बंद होते हैं तो कहीं ना कहीं इसका सीधा सा असर जनता की जेब पर ही पड़ने वाला है। ऐसे में मार्केट एक अंतिम फैसला होता है सरकार का बंद करना या लॉकडाउन लगाना। कहीं ना कहीं जनता को इस बात को समझना होगा, अगर बाहर निकलना है तो केवल मास्क लगाए रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। और जो व्यापारी हैं जिन्होंने अपनी दुकान पर ये चिपका रखा है कि बिना मास्क के एंट्री नहीं है, फिर भी बिना मास्क के ग्राहक उनकी दुकान में आराम से जा रहे हैं, अब कहीं ना कहीं उनको ग्राहकों से आग्रह करना होगा कि बिना मास्क के दुकान के अंदर ना आए। अगर इस तरीके से व्यापारी सपोर्ट करेंगे तो लोगों में, अगर वो मार्केट के लिए निकलेंगे तो मास्क जरूर लगाएंगे और धीरे धीरे लोगों में वापस एक बार फिर से मास्क लगाने की आदत पैदा हो जाएगी। बिल्कुल पुनीत, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ में हमारे साथ में मुंबई से संवाददाता मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, मुंबई की बात की जाए, वहां पर भी कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। क्या तैयारी है वहां पर सरकार की? सत्यप्रकाश, क्या आप तक मेरी बात पहुंच पा रही है? आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसी के साथ में सभी से यही अपील की जा रही है कि लोग बाहर निकले तो फिर मास्क पहनकर निकलें, कोरोना को लेकर जितनी भी गाइडलाइंस हैं उन सभी का पालन करें। लेकिन फिर भी लोग सरकार की सभी गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं, बिना मास्क के मार्केट में घूम रहे हैं। इसका असर यह है कि एक बार फिर से कोरोना के मामले लगातार बढ़ने लगे हैं। और अगर बात की जाए पिछले 24 घंटे की, तो फिर पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 40,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। और इन बढ़ते कोरोना के केसेस को देखते हुए सरकारें लगातार यही अपील कर रही हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मुंबई से हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश सोनी जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। अब मुंबई की बात की जाए, महाराष्ट्र की बात की जाए, तो फिर क्या तैयारी है सरकार की आगे के लिए? देखिए पूजा, मुंबई से पूरे महाराष्ट्र में कोरोना का जो कहर है कहीं न कहीं अब दिल दहलाने वाला है, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये मैसेज आ रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर जो है मुंबई में आने वाली है, उसको लेकर न सिर्फ आम जनता बल्कि महाराष्ट्र सरकार भी मुस्तैद है। महाराष्ट्र सरकार ये पूरी कोशिश कर रही है कि कोरोना की दूसरी लहर से निपटा जा सके। जिस तरह से पहले दौरान जिस तरह से कोरोना संक्रमण का प्रसार हुआ था, उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार की तैयारी नहीं थी, इसलिए तमाम तरह की जो है बातें सामने आई कि महाराष्ट्र सरकार की लचर रवैया है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार इस बार बिल्कुल चूक नहीं करना चाहती है। महाराष्ट्र सरकार पूरी मुस्तैद तैयार है। यहाँ तक कि हेल्थ मिनिस्टर ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि 37% जो हॉस्पिटल को खाली करवाया गया है, जो कोरोना बेड है वो खाली करवाया गया है, जिससे अति आवश्यक समय में उसका उपयोग किया जा सके। वही महाराष्ट्र सरकार ने जैसे ही कहा था कि सोमवार से स्कूल खुल जाएंगे, लेकिन जैसे ही ये जानकारी मिली कि कोरोना की दूसरी लहर आ सकती है, तबाही मचा सकती है, उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ने अपने फैसले वापस लिए। अब 31 दिसंबर तक स्कूल खोलने की अनुमति दे दी गई है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से मुंबई की लोकल ट्रेनों को जो बहाल करने की तमाम कहावत चल रही है, बात चल रही थी, उसको लेकर भी महाराष्ट्र सरकार ने अपने फैसले वापस लिए। अनिश्चित काल के लिए जो आम जनता के लिए लोकल ट्रेनें चालू करनी थी, उसको लेकर फैसले सुरक्षित रख लिया है। सत्यप्रकाश, लेकिन बिल्कुल बात तो महाराष्ट्र सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन बात यह भी है कि वहां की जनता भी सरकार को सहयोग नहीं दे रही है। कई सारी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें बिना मास्क के लोग मार्केट में घूम रहे हैं। जाहिर तौर पर देखिए पूजा, न सिर्फ महाराष्ट्र सरकार बल्कि आम जनता को भी इस पूरे मामले में सजग रहना होगा और खुद की जिम्मेदारी से निर्वाह करना होगा। जिस तरह से लगातार कोरोना संकट अपना पसार रहा है, ऐसे में लोगों की जिम्मेदारियां अहम होती है, क्योंकि सिर्फ सरकार के कहने से, सरकार के प्रोटोकॉल बनाने से कुछ नहीं होने वाला। आम जनता को भी अपनी जिम्मेदारियों के साथ बिल्कुल ये बात तो सही है सत्यप्रकाश कि खुद आम जनता को इसके लिए आगे आना होगा, जो भी गाइडलाइंस उन सभी का पालन करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, दिल्ली में भी कोरोना के केस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। सरकार ने केंद्र से भी गुहार लगाई है, लेकिन जनता अभी भी नहीं सुधर रही है।
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज तो स्पष्ट है, जनता जागरूक नहीं होगी तो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस यानी कि वायरस का जो खतरा है वो बढ़ता चला जाएगा। मगर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं लोगों को समझाती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से बात करें जो जुर्माने की रकम है, यानी कि जो मास्क ना लगा रहे थे, जिन्होंने मास्कों की अनदेखी कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं अब 2,000 रुपए का जुर्माना कर दिया। मगर उससे कुछ हद तक तो फर्क पड़ा है, लोग बाग थोड़े बहुत जागरूक हुए हैं, या यूं कहें जो जुर्माना है उस जुर्माने की वजह से, थोड़े बहुत जागरूक होने की वजह से और मास्क लगा रहे हैं। मगर बात करें जिस तरीके से अब दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश जरूर करती नजर आ रही है और यहाँ तक कि लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि जो दिल्ली सरकार के तमाम जो जितने विधायक हैं वो अपने अपने इलाकों के अंदर, अपने अपने विधानसभा के अंदर लोगों को मास्क बांटने की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर चुके हैं और लोगों को मास्क बांट भी रहे हैं। मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली की जो परिस्थिति है, यानी कि कोरोना पेशेंटों की जो गिनती है वो बढ़ती चली जा रही है। जैसे बात करें अभी 24 घंटे के अंदर जो आंकड़े नजर आए हैं वो 8,000 प्लस है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर वायरस का खतरा काफी ज्यादा बढ़ चुका है और उसको कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर ही आगे आए और काम करेंगी, तभी जाके इससे बच सकते हैं। मगर एक चीज और स्पष्ट है इसके अंदर कि जब तक जनता इसके लिए आगे कोशिश नहीं करेगी, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइजर का यूज नहीं करेगी, तो कहीं ना कहीं वायरस का खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। जी राजीव, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।